नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। हम ये देखेंगे कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और कब कब उनमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, और कौन सा अमेंडमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अनुसूची से रिलेटेड और कौन सा नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मतलब इतना समझ लीजिए कि अनुसूचियों को आज हम डिटेल में अच्छे से देख लेंगे, ताकि अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी सेवा की अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इवन अगर आप यूपीपीएससी की भी अगर तैयारी करते हैं तो भी आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा और बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा आप लोगों से वादा है। प्लीज़ विश्वास करके थोड़ा सा वीडियो देखा करिए और कंटेंट अगर अच्छा लगा करे तो और लाइक कर दिया करिए और कमेंट तो करिए ही करिए, ताकि मुझे पता चले कि अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो उस चीज़ को मैं सुधार सकूँ। ठीक है, और अगर अच्छा लगा करें तो अच्छा कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, दो चीज़ें हमें समझना है कि संविधान में एक अनुसूची होता है और दूसरा भाग होता है। तो भाग को हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम उसको देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, वो है अनुसूची। तो हम एक एक करके सारी अनुसूचियों को हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, संविधान जब हमारा अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949। ठीक है, तारीख महत्वपूर्ण है, ये संविधान को अंगीकृत करने का डेट है। अंगीकृत करने का डेट है, यानी कि इसको अडॉप्ट किया गया था इस दिन। बट अगर आप बात करेंगे लागू करने का, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अच्छा, ये लागू होने का डेट है। मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 26 जनवरी 1950 को हमारी जो अनुसूचियों की जो संख्या जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 8 थी। लेकिन अगर वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो है 12। तो ये 4 कहाँ से आ गया? तो इन 4 के बारे में भी हम देखेंगे कि कहाँ से आया और कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ था इनके लिए, उनको हम डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम प्रश्न आपका इन्हीं चारों से कभी कभी बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक एक करके सारी अनुसूचियों को। तो देखिए, आप लिख लीजिए यहाँ पे पहला अनुसूची। ठीक है, पहला अनुसूची। देखिए, 12 अनुसूचियाँ हैं, तो मैं क्या करूँगा कि 4-4 का स्लाइड बनाऊँगा। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरा अनुसूची। ठीक है, ये तीसरा अनुसूची और ये चौथा अनुसूची। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या कहा गया है? तो पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, मतलब ये है कि इसमें आपको स्टेट भी मिल जाएगा और यूनियन टेरिटरीज भी मिल जाएंगी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो अनुसूची है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछता है। पहला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे में है राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन की बात करता है। आप बस इतना याद रखिएगा कि अनुसूची 2 जो है वो वेतन का बात करता है, राष्ट्रपति और उच्च पदाधिकारियों का। अगर इतना भी नहीं याद होता है तो बस इतना याद कर लीजिएगा कि अनुसूची 2 में वेतन का बात किया है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप।
शपथ या प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान के प्रारूप, प्रारूप इनकी बात की गई है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको सिर्फ एक शब्द पकड़ लीजिए यहाँ पर, शपथ, कि अनुसूची 3 जो है वो शपथ की बात करता है, ठीक है, बस। फिर अनुसूची 4 क्या कहता है? तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्य सभा में स्थानों का, स्थानों मतलब सीट, ठीक है, सीटों का आवंटन। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई सीट, अगर कोई कुर्सी होती है तो उसमें कितने पैर होते हैं कुर्सी के? 4 पैर होते हैं ना। तो ये अनुसूची 4, मतलब ऐसे आप चाहें तो कनेक्ट करके आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब 4 अनुसूचियाँ हमारी हो गई हैं। अब हम 5वीं अनुसूची को देखने जा रहे हैं। तो फिर से हम वैसे ही बना लेते हैं जैसे बनाए थे। 5वीं अनुसूची, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची। यहाँ पे लिख लेते हैं 7वीं अनुसूची, ठीक है। और यहाँ पर है, 1 मिनट, ये है 8वीं अनुसूची, अनुसूची 8वीं अनुसूची। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि इन अनुसूचियों में क्या क्या है। तो 5वीं अनुसूची जो है ये बात करता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक है। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित यानी कि SC ST के जो मतलब जो प्रशासन होगा और जो नियंत्रण होगा उसके बारे में, इसके बारे में बात किया गया है। जो भी उनका जो क्षेत्र होता है उसका कैसे प्रशासन होगा, कैसे उसमें नियंत्रण होगा, इनके बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा शब्द लिखने से बढ़िया है कि मैं SC एंड ST लिख देता हूँ, ठीक है। ST STs, ठीक है, STs के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, यानी कि SC ST के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उनमें किस प्रकार से प्रशासन होगा और कैसे नियंत्रण होगा, ठीक है, कैसे चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में बात किया गया है, ठीक है। 6वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? तो 6वीं अनुसूची में है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, कि जो ये जो राज्य हैं, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है ये, ठीक है, कि जनजाति यानी कि STs, जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है इसमें, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 5वीं और 6वीं अनुसूची में ये है कि देखिए अनुसूची 5 में SC और ST दोनों का बात किया है, ठीक है, लेकिन अनुसूची 6 जो है ये स्पेशल कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में बात करता है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों के जो अनुसूचित जनजाति जो हैं, अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध इसमें किया गया है, ठीक है। तो क्या अंतर आपको मिला? एक तो इसमें 4 स्टेट का बात किया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा
और मिजोरम, 4 स्टेट हैं। और इन चारों स्टेटों के यसी नहीं यस्टिस के क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। ठीक है, ये अंतर है 5वीं और 6वीं में। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्य को कैसे आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी अभी एसआई में भी क्वेश्चन यहाँ से बना था। ठीक है, कि अनुसूची 6 में कौन सा स्टेट नहीं है, तो उसमें एक मणिपुर भी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो मणिपुर इसमें नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, असम का ए, मेघालय का एम, त्रिपुरा का टी और मिजोरम का एम। मिजोरम का एम, इसको अलग कर दीजिए। इसको कैसे याद रखेंगे, AMT, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं ATM। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ATM आपका काम हो जाएगा। मणिपुर को कैसे आप याद रखेंगे कि इसमें मणिपुर नहीं है, तो एक मतलब ट्रिक बना लीजिएगा कि मणिपुर, मणि मतलब मनी, मनी मतलब पैसा, तो हो सकता है कि उसके पास ज़्यादा पैसा रहा हो तो उसको इसमें नहीं रखा गया है। ऐसे आप थोड़ा सा कनेक्ट करके आप सोच सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या है, तो ये है संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। संघ नहीं, पहले आप लिखिए, हाँ ठीक है, संघ सूची, संघ सूची हो गया, प्लस राज्य सूची, राज्य सूची। ठीक है, प्लस समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, में केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध। क्या है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए हमारे भारत में क्या है ना कि 2 स्तर पर सरकार होती है ना, एक तो केंद्र में होती है, एक राज्य में होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं जो संघ में हैं। ठीक है, यानी संघ सूची का हिस्सा हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि राज्य सूची का हिस्सा हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपको राज्य सूची में मिलेगा, और अगर आप मिलिट्री पावर का बात करेंगे, डिफेंस का बात करेंगे, तो आपको संघ सूची में मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। ठीक है, और समवर्ती सूची में क्या है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि केंद्र भी कह रहा है और राज्य भी कह रहा है, तो वहाँ पर आप केंद्र का बात मानेंगे, ये चीज़ को आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि संघ और राज्य के बीच कैसे मतलब उस चीज़ को बैलेंस करना है। ठीक है, नियमों को, कानूनों को कैसे बैलेंस करना है, इस चीज़ का बात किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अनुसूची 7 जो है वो ऐसे याद रखिएगा कि अनुसूची 7 समवर्ती, ऐसे मतलब जोड़ लीजिएगा इसको। ठीक है, 7 समवर्ती ऐसे बन जाएगा। ये याद करने के बस एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो वो आपसे पूछेगा कि अनुसूची 7 किससे संबंधित है, तो आप बताइएगा कि समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुसूची 8। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर कई स्टार बना लीजिए। अब यहीं से हम अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से अमेंडमेंट करके क्या क्या चीज़ें बदलाव में आएंगी। ठीक है, तो ये है भाषाएँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि अनुसूची 8 किससे संबंधित है, तो बताएंगे आप कि भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, फिर 9वां, 10वां, 11वां और ये 12 अनुसूची। अनुसूची हो गया। ठीक है, ये भी अनुसूची हो गई, अनुसूची, ये 10वीं अनुसूची, और ये अनुसूची। और देखिए अनुसूचियों में जितना मैं बता रहा हूँ आपको, बस इतना ही आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या लेखपाल या किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो बेझिझक आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, तो
मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि 9वां 10वां 11वां 12वां ये संशोधन के द्वारा आया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे मूल संविधान में सिर्फ और सिर्फ 8 ही अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में तो 12 हैं। तो जाहिर सी बात है कि 9वां 10वां 11वां 12वां जो है ये संशोधन के द्वारा आएगा। ठीक है, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें बात किस किस चीज़ का किया गया है। तो 9वीं अनुसूची जो है ये बात करता है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। आखिर में क्या वजह था कि अभी हमारा संविधान जो है वो 1950 में लागू हो रहा है और ठीक उसके अगले साल ही 1951 में संशोधन करके ये 9वां अनुसूची जोड़ दिया जाएगा। कुछ तो वजह रहा होगा, उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अब 10वां अनुसूची ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 9, 10, 11, 12 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इवन मैं आप लोगों को सच बताऊं तो अनुसूची बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बस इतना आप समझ लीजिए, इसमें कुछ भी छोड़ना मतलब कि आप समझ लीजिए कि आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। 10वीं अनुसूची क्या है? तो ये है दल बदल के आधार पर अयोग्यता। दल बदल, एक नेता थे गयाराम। ठीक है, वो एक दिन में 3 बार पार्टी बदले थे, तो उनका नाम पड़ गया था आयाराम गयाराम। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके 10वीं अनुसूची लाई गई थी, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता की बात किया गया है। ठीक है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। ठीक है, यानी कि कुछ इसमें नियम कानून लाए गए कि कोई भी नेता अगर फेरबदल कर रहा है तो वो उसको कैसे हम दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, फिर है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो ये है पंचायतों से संबंधित। पंचायतों से संबंधित है ये। ठीक है, और 12वां क्या है? तो ये है नगर पालिकाओं से संबंधित। अभी तो हम बस मतलब ऊपर से अनुसूची को देख रहे हैं। ठीक है, 11वां और 12वें को अभी कुछ समय के बाद ये पूरा एकदम एक स्पेशल क्लास आएगा, पंचायतों से संबंधित और नगर पालिका से संबंधित उपबंध। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो 12 अनुसूचियाँ थीं, 12 अनुसूची जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक एक अनुसूची को हमने देख लिया क्या क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि 9वां 10वां 11वां और 12वां अनुसूची जो है वो किस किस अमेंडमेंट के द्वारा आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँगा क्योंकि समय 18 मिनट हो चुका है। तो ये 9वीं अनुसूची, बस मैं ऐसे 9 लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा कि 9वीं अनुसूची है ये। ठीक है, 9वीं अनुसूची को हम देखते हैं ये क्या है, ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आया था। तो ये आया था प्रथम संविधान संशोधन। संशोधन कब हुआ था? 1951। मैंने आपको अभी बताया कि संविधान लागू होने के जस्ट अगले साल। ठीक है, 1951 में। ठीक है, फिर 10वां क्या है? तो ये है 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर 11वां हुआ था आपका, 11वां हुआ था ये 73 में। ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? 1992। ठीक है, और इसी साल 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था, लेकिन ये जो है ये 74वां संविधान
संशोधन 1992 में जोड़ा गया इसको। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये आपका 1 मिनट, नगर पालिका तो नीचे है ना, ये आपका पंचायत से संबंधित है, पंचायत। ठीक है, और ये जो है आपका नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि अनुसूची 8 जो थी, ठीक है, अनुसूची 8 जो थी, इसमें क्या था ना कि इसमें सिर्फ 14 ही भाषाएं थी शुरू में। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, तो 14 से 22 यानी कि इसमें 8 भाषाओं को और ऐड किया गया है। ठीक है, तो उन्हीं को हम देख लेते हैं क्रम से। तो पहले आप लिख लीजिए 21वां संविधान संशोधन 1967। कौन सा भाषा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था सिंधी को, सिंधी इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, फिर 71वां संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन। देखिए सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, आप भी ऐसा ही नोट करते हुए चलिए। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में हुआ। और इसमें क्या किया गया कि इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, एक कोंकणी, ठीक है, दूसरा नेपाली और चौथा मणिपुरी। इसको कैसे याद रखेंगे आप, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। याद हो गया, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कितनी भाषाएं हो गई हमारी 4 भाषाएं अभी तक हो चुकी हैं, और आगे की 4 भाषाओं को हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि 92वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, कब हुआ था, ये हुआ था 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में होता है, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। ठीक है, बोडो, फिर डोंगरी, फिर क्या था, मैथिली, और फिर संथाली। कैसे याद करेंगे आप इसको, तो बोडो का बी ले लीजिए, डोंगरी का डी ले लीजिए, मैथिली का एम ले लीजिए, और संथाली का एस ले लीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे आप अरेंज करेंगे, MS DB, कैसे, क्या बन गया ये, देखिए, महेंद्र सिंह ध्वनि का बल्ला। याद हो गया, बहुत ही इजी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अनुसूचियों को अच्छे से और डिटेल में देख लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए। और पूरा मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिया जाए। अब मैं बता तो रहा हूँ कि इतना ही मटेरियल मैंने जब तैयार किया था तो मुझे कम से कम 2 क्लास लेना पड़ा था। ठीक है, 2 क्लास के बाद ही मेरा इतना हुआ था। और मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये इतना ही मटेरियल आप लोगों को 1 क्लास में दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम समय में आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँच सकें। ठीक है, वरना समय काटने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा लास्ट जो मकसद होता है क्या होता है कि पेपर को निकालना है कुछ भी करके। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।